जय हिंद साथियों, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th में विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। तो बच्चों, इसमें हम पूरी वीडियो में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क आने पर क्रिया करके बनते हैं। तो क्रिया करके बनते हैं तो मतलब NH3 प्लस HCl, ये दोनों क्रिया करेंगे तो हमेशा NH4 प्लस Cl मीन्स अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया अमोनियम क्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2ApCl3 प्लस 2H2O प्लस बाई। अब बाई की जगह पर हम क्या यहाँ पे ऐड करें कि प्रोडक्ट हमारा ये बन जाए, मीन्स 2ApCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में हमें बाई बताना है कि हम यहाँ पे बाई क्या रखें कि ये हमारा प्रोडक्ट बन जाए। तो बच्चों देखो, अगर हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। पहले सल्फर, H क्या हमारा सल्फर, सेकंड H2S ये हमारी गैस होती है, SO2 और Cl2 ये सब हमारी क्या है, गैस है। तो जब हम सल्फर को रखेंगे तो यहाँ पे हमारा सल्फर रखने से इधर भी सल्फर और इधर भी सल्फर, तो मीन्स नहीं आएगा। मतलब हम अगर यहाँ पे हम H2S रखते हैं तो 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस H2S, इसको हम लेते हैं तब हमारी 2ApCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl बनती है। तो इसमें सेकंड हमारे क्वेश्चन में आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? नेक्स्ट है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ऊर्जा है, जब रिएक्शन होती है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब हम ये देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सी रिएक्शन में ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं ऑप्शन, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, मतलब इसमें हमारा क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो बच्चों इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, तो आपको हर क्वेश्चन सही टिक करना है और 1 नंबर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल है। बच्चों जो आजकल की बैटरी आ रही हैं वो किसकी बनी होती हैं, लेड की बनी होती हैं। अब जो बैटरियां हैं उसमें कौन सा अम्ल हम यूज करते हैं, तो बच्चों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारा जो आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा यूज होता है लेड बैटरियों में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल है। तो बच्चों दुर्बल अम्ल कौन सा होगा बच्चों, बताओ हमें कमेंट में। सभी क्वेश्चन के आंसर देते रहो। तो इसमें हमारा दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा, HCl। क्यों? HCl प्रबल अम्ल है, HNO3 भी प्रबल अम्ल है और H2SO4 भी हमारा प्रबल अम्ल है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, H2S विलयन का pH मान है। H2S विलयन का pH मान क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, कमेंट में आंसर दीजिए। क्या होगा बच्चों? H2S क्या होता है, एक अम्ल है। अब अम्ल का जो pH होता है वो 7 से कम होता है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 7 से कम। ये हमारा ऑप्शन होगा 7 से कम। 6 का कौन सा हो गया, C हो गया। अब 7 नंबर पे आते हैं, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। बच्चों आपको स्कूल में आपके टीचर ने धावन सोडा का सूत्र याद कराया होगा। तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, NO2CO3.10H2O। ये हमारा क्या है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो धातु जो सामान्य ताप पर द्रव होती है, कौन से, सामान्य ताप पर द्रव होती है। तो बच्चों सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। क्या होगा बच्चों,
मरकरी, जल, ब्रोमीन, लोहा, कौन सा होगा बच्चों बताइए जल्दी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 8 का क्या होगा ए। मरकरी हमारे सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल है, ये तो सबको पता होगा। पीतल कौन सी धातु होती है जल्दी बताइए आंसर। उप धातु होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अधातु, अब बच्चों हमें ये पता होना चाहिए अधातु कौन सी होती हैं। अब वो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं तो इसमें आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बताओ। सल्फर, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, कौन सा आंसर होगा जल्दी बताइए बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ब्रोमीन क्या है हमारी अधातु है और द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एथिल अल्कोहल का आयुपेशी नाम है। एथिल अल्कोहल कौन सा होता है पता है या नहीं पता। आयुपेशी नाम तो आपने पढ़े होंगे। तो आयुपेशी नाम इथाइल या एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल होता है। अब इसका जो आयुपेशी नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा एथेनॉल। एथेनॉल हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम एथ लेते हैं और OH समूह के लिए हम अल लेते हैं, तो एथेनॉल। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है जल्दी बताइए। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल कौन सा होता है हमारा CH3COOH, ये हमारा क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। और इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा हमारा COOH, ये हमारा क्रियात्मक समूह होता है। तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH। समझ में आ रहा है नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर्मल्डिहाइड का आयुपेशी नाम है। फॉर्मल्डिहाइड का आयुपेशी नाम क्या होगा मेथेनल। फॉर्मल्डिहाइड का आयुपेशी नाम क्या है हमारा मेथेनल। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक CH होता है, मतलब एक कार्बन होता है और एक कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं मेथ लगाते हैं, इसलिए हमारा क्या हो गया मेथेनल। फॉर्मल्डिहाइड बताया बच्चों नहीं पता SCHO, ये हमारा क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विकर्ण संबंध के तत्व हैं। विकर्ण संबंध के तत्व मतलब विकर्ण वाले संबंध कौन से होते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिले होंगे जब आपने पढ़ा होगा। तो विकर्ण संबंध ये वाले तत्व होते हैं। अब इसमें हमें ये छांटना है कि कौन सा विकर्ण संबंध है। लिथियम बेरिलियम नहीं है बच्चों, लिथियम मैग्नीशियम ये है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा बी बच्चों। 14 का आंसर होगा हमारा बी। लिथियम तथा मैग्नीशियम हमारे विकर्ण संबंधित तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीमनी है। अब एंटीमनी कौन सी धातु का, धातु कौन सा क्या होता है मतलब, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। एंटीमनी क्या होती है उपधातु होती है हमारे पास, एंटीमनी होती है उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधा है। बच्चों जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी होती है वो किसके बेसिस पे या किस पे वर्गीकरण की गई है, किसके आधार पर वर्गीकरण की गई है वो हमें बताना है। तो बच्चों जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है वो एक परमाणु क्रमांक पर वर्गीकरण की गई थी, मतलब किसके परमाणु एटॉमिक नंबर पर क्लासिफिकेशन किया गया था इसका। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा 16 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ऋणात्मक तत्व है। अब बच्चों इसमें से हमें ये छांटना है कि कौन सा तत्व अधिक ऋणात्मक है। आयोडीन,
सोडियम, ब्रोमीन और मैग्नीशियम। तो इसमें बच्चों बताइए कौन सा अधिक ऋणात्मक है? ब्रोमीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से हमारे अधिक ऋणात्मक। अब इसमें से हमें छांटना है कि कौन सा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या बच्चों कितनी होती है? जल्दी बताइए। लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी होती है हमारे पास। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी? 3 जोड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना, मतलब आहार नाल में जो सी के आकार की संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं? अमाशय, ग्रहणी और ग्रसनी और क्रम रूप परिशोषिका। बच्चों बताइए कौन सा होता है? सी आकार की संरचना कौन सी होती है? ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, ग्रहणी। ग्रहणी सी आकार की संरचना होती है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पित्त का निर्माण होता है। अब बच्चों इसमें हमें ये देखना है कि पित्त का निर्माण कहाँ से होता है? पित्ताशय से या यकृत में या अग्नाशय में या वृषण में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं? जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पॉइंट मतलब कि एग्जाम में आ सकते हैं, और वीडियो को अच्छी तरह से देखना है जिससे आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उनको करके आ सको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? श्वास नली की लंबाई बच्चों बताइए कितनी होती है? जल्दी बताओ, आपने ये तो पढ़ा होगा। श्वास नली की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का सीधा लाभ होता है? जल्दी बताइए बच्चों, कितना होता है? 2। कितने एटीपी अणु होते हैं हमारे? 2 एटीपी अणु होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रंध्र का संबंध होता है। बच्चों बताओ रंध्र का संबंध किससे होता है हमारा? प्रासरण में, विसरण में, बाष्पोत्सर्जन में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है बाष्पो उत्सर्जन से। किससे होगा रंध्र का संबंध? बाष्पो उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा की मुद्रा है। ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? जल्दी बताइए बच्चों। ऊर्जा की मुद्रा होती है डीएनए, आरएनए, एटीपी या क्लोरोफिल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एटीपी। बच्चों समझ में आया कि नहीं? ऊर्जा की मुद्रा है एटीपी। इसका सही आंसर है हमारे पास एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेफड़ों में शुद्ध रुधिर आता है। अब बच्चों ये हमें देखना है कि फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आता है? बाएं अलिंद से, दाएं अलिंद से, बाएं निलय और दाएं निलय। इनमें से आंसर कौन सा होगा बच्चों? जल्दी बताइए कौन सा होगा? बाएं निलय से। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर कहाँ से आएगा? बाएं निलय से। समझ में आया नहीं आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रुधिर दाब मापने के लिए प्रयोग करते हैं। रुधिर दाब मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर और पोटोमीटर, थर्मामीटर और इसको मैनोमीटर। जल्दी बताइए बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारे पास? डी। स्पोग्मोमेनोमीटर का प्रयोग करते हैं रुधिर दाब नापने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं बच्चों के? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव हृदय में
कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कितने कक्षों की संख्या होती है, जल्दी बताइए। कितने होते हैं? 4 कक्षों की संख्या होती है हमारे पास। मानव हृदय में कितने कक्षों की संख्या होती है? 4। इसका सही आंसर हमारा डी, 4 कक्षों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परावर्तन का द्वितीय नियम है। बच्चों आपने परावर्तन का द्वितीय नियम पढ़ा होगा, एंगल आई बराबर एंगल आर, ये हमारा होता है परावर्तन का द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो बच्चों एक चीज आपने पढ़ी होगी, ये वाला फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या आर बट्टे 2। ये तो बच्चों सबने पढ़ा होगा। अब इसमें से हमें आंसर छांटना है कि कौन सा हमारा आंसर होगा। ये तो होगा नहीं एफ बराबर आर, एफ बराबर 1/r, ये भी नहीं होगा। 2f बराबर आर ये हो सकता है, या एफ बराबर 2r। तो बच्चों हम यहाँ से अगर r बराबर 2 का इधर इंटू कर दे तो 2f हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, 2f बराबर r। यही हमारा संबंध सही है। हमें बच्चों ये आपको याद रखना है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध, ये इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके एग्जाम में आ भी सकती है, इसलिए इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, जो हमारा संयुग्मी फोकस किस में बनेगा या किस में संभव होता है वो हमें पता करना है। तो इसका आंसर होगा बच्चों उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण या साधारण कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में इसका संयुग्मी फोकस संभव है। क्या होगा? संयुग्मी फोकस संभव है अवतल दर्पण में। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 हमारे पास, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होगा, जल्दी बताइए, किस में होता है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम? लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, जल्दी बताइए क्या होता है? आपने बच्चों कलर तो VIB GYOR वॉयलेट ये सब पढ़े होंगे, VIB GYOR, ठीक है। रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, और ये वॉयलेट हो गया, ये इनवॉल्व, मतलब इसमें जो हमारा आंसर होगा बैंगनी रंग के लिए। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होगा? बैंगनी रंग के लिए। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा? ये बच्चों आपने ये भी आप याद किए होंगे, आपके टीचर ने याद कराए होंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको याद करके जरूर जाना, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए बच्चों वीडियो को ध्यान से देखो और एग्जाम में जरूर करके आना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसा? सीधा, आभासी और छोटा। कैसा बनेगा अवतल लेंस में? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र है। तो बच्चों ये भी आपको याद होगा, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए। एक तो दर्पण के लिए लिखते हैं हम, और एक लेंस के लिए होता है। दर्पण के लिए क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है हमारा दर्पण के लिए। लेंस के लिए क्या होगा? यहाँ पे माइनस लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी आंसर सही है एकदम। एफ क्या होती है? हमारी फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी। तो बच्चों
इसलिए आंसर हमारा ये होगा बी, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये हमारा सही आंसर है। अब आगे करते हैं हम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा होगा बच्चों, जल्दी बताइए। नेत्र लेंस कैसा होगा, अभिसारी, कैसा होगा, अभिसारी हमारा नेत्र लेंस होता है। स्पष्ट दृष्टि का निकटतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि का निकटतम दूरी क्या होगी, जल्दी बताइए बच्चों, आंसर जल्दी जल्दी देते जाइए जिससे कोई दिक्कत ना हो आपको, और जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं बार बार तो उनको आप अच्छे से करके जाना जिससे कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। तो बच्चों बताइए, स्पष्ट दूरी का निकटतम दूरी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि का निकटतम दूरी है, क्या होगा बच्चों आंसर इसका 25 सेंटीमीटर। मतलब ये तो सबको पता ही होगा, इसमें कुछ बताने लायक है भी नहीं। निकट दृष्टि दोष कितना होता है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बताइए बच्चों। प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन, मतलब प्रकीर्णन किस रंग के लिए सबसे कम होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, लाल रंग के लिए। क्या हो जाएगा, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, इसलिए आंसर हो गया हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बताओ बच्चों। प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण बिल्कुल भी नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि प्रकाश का रंग जो नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिंडल प्रभाव होता है। अब बच्चों टिंडल प्रभाव होता है ये भी सबको पता होगा, कोलाइडी विलयन द्वारा, जो हमारा टिंडल प्रभाव किसके द्वारा होता है, कोलाइडी विलयन के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 39, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। बच्चों सबको पता होगा ये क्वेश्चन, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ये बच्चों याद होगा सबको, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ओम के नियम के अनुसार धारा I विभवांतर V और प्रतिरोध R में अभीष्ट संबंध है। तो बच्चों ये वाला संबंध तो सबने ही पढ़ा होगा, V = IR, ये तीनों में संबंध V = IR, ओम्स लॉ से भी आता है, ओम का नियम। तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, V = IR। अगर मैं R का V में डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना, I = क्या हो जाएगा, V/R। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R1 व R2 दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध, मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं बच्चों, एक तो इस तरह से दूसरा भी इस तरह से, ये समांतर क्रम हो गया। अब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो, जल्दी बताइए बच्चों क्या होता है, नहीं पता बच्चों। इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इसका होता है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सामर्थ्य P का सूत्र है, विद्युत सामर्थ्य P बराबर बच्चों क्या होता है, VI होता है। फॉर्मूला शक्ति विद्युत सामर्थ्य, सॉरी बच्चों, विद्युत सामर्थ्य का P बराबर हो गया VI, V क्या हमारा वोल्टेज, I हमारा एम्पियर। समझ में आया नहीं आया बच्चों।
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, एक अश्व शक्ति होती है बच्चों 746 वाट के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है बच्चों, सबके घर पे ही आपने हीटर देखा होगा और सर्दियों में तो मोस्टली सब चलाते हैं हीटर को। तो अब जो उसमें जो स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन है। तो हीटर का तार बना होता है बच्चों, बताइए तांबे का। अब तांबे का होगा तो जल्दी पिघल जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर होता है स्प्रिंग का बहुत ज्यादा होता है। पीतल का बिल्कुल भी नहीं बच्चों। नाइक्रोम का, हाँ नाइक्रोम का हो सकता है या होगा। नाइक्रोम का क्यों होगा? क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से नाइक्रोम का हम तार यूज करते हैं हीटर में। समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का बच्चों मात्रक क्या होता है, जल्दी बताइए। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर लंबवत होती हैं। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा इसका सी, जो कि कभी नहीं काटती हैं, मतलब इस तरह से नहीं काटेंगी। समांतर हो सकती हैं इस तरह से, लंबवत भी हो सकती हैं, एक बिंदु पर भी हो सकती हैं या एक बिंदु पर काटती हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो बच्चों हमें क्षमता निकालनी है, तो P बराबर होता है फॉर्मूला 1/f मीटर में, तो 1/0.2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 कितना हो गया, 5 डायप्टर, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुयान में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो हमारे एरोप्लेन होते हैं उसमें किस तरह का फ्यूल या कौन सा फ्यूल होता है? ऑप्शन क्या होगा, एथिल अल्कोहल, एसिटिल क्लोराइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड और मेथिल अल्कोहल। तो बच्चों एल्यूमिनियम कार्बाइड और एसिटिल क्लोराइड तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हम एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल में। तो बच्चों जो हमारा वायुयान में ईंधन यूज होता है वो एथिल अल्कोहल यूज होता है। कौन सा होता है? एथिल अल्कोहल यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड किस तरह के होंगे, जल्दी बताइए बच्चों। क्षार। कैसे होंगे? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। बताइए बच्चों, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा होगा? तावन सोडा नहीं, बेकिंग सोडा बिल्कुल भी नहीं सर, फिटकरी बिल्कुल नहीं बच्चों। नेक्स्ट है व्यंजक चूड़। हाँ बच्चों व्यंजक चूड़ होगा, क्यों? क्योंकि व्यंजक चूड़ में क्या होता है, क्लोरीन होता है। अब क्लोरीन जल में जब घुल जाएगी तो जितने भी जल में जीवाणु होंगे वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा व्यंजक चूड़। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अगर बच्चों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जरूर देखें बच्चों।